जैसा कि लोग समझते हैं और वैसा हो नहीं पाता है, तो बहुत ही कठिनाई उनको झेलनी पड़ती है। जैसा कि हमारे पास जो लोग आते हैं, जो उन्होंने कई माध्यम से हमारे पास ईमेल के माध्यम से और कमेंट में कई बार ये सवाल पूछा जाता है, उनकी जो जिज्ञासा रहती है वो बिल्कुल सही रहती है, क्योंकि 90% से लोग हमारे पास ऐसे सवाल आते हैं, ऐसी उनकी जिज्ञासा रहती है, वो अपने काम को लेकर अपनी जो प्रॉब्लम है उससे नहीं परेशान है। परेशान ये है कि हमारा जो मामला होगा वो कितनी जल्दी सेटलमेंट होगा, क्योंकि कितनी जल्दी वो सेटिस्फाई होकर कितनी जल्दी हम अपने मामले को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने कि क्या ये सोचना है सही है या गलत है। नमस्कार, मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। चैनल पर अगर जो आप पहली बार आए हुए हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे ज़्यादा लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। जैसा कि लोग पूछते हैं और ये जानना चाहते हैं कि हमारा मामला कितनी जल्दी ख़त्म हो सकता है, या अपने काउंसिल को चेंज करते हैं, अपने दूसरे काउंसिल को इंगेज करते हैं, तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन पुटअप होता है कि ये मामले हैं, ये केसेस हैं, इतने साल से हमारा चल रहा है, इतने साल हो गए हैं, अब ये बताइए कि हमारा मामला जो है कितने दिन में ख़त्म हो पाएगा, कितने दिन में सेटलमेंट हो पाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर जो ये सोच लें कि कोई भी तथ्य किसी भी प्रकार से या किसी व्यक्ति की हम आयु वो कितने दिन जीवित रहेगा ये बता पाना मुश्किल होता है, ठीक उसी प्रकार आपका मुकदमा, आपका वाद आप माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तो कर सकते हैं, उसको पैदा तो कर सकते हैं, लेकिन वो कितने दिन जीवित रहेगा, कितने दिन वो चलेगा, ये किसी को नहीं मालूम है। हाँ, कोई लोग समझदार होते हैं, कोई पति या पत्नी दोनों लोग हैं कि हमें लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो करना चाहिए वो जल्दी कर देना चाहिए, तो उनका सेटलमेंट 1 साल में 6 महीने के अंदर हो जाता है। अगर जो म्यूचुअली डिवोर्स भी लेकर आएंगे तब भी उनमें 1 साल के आसपास लग जाता है इनको सेटलमेंट करने में, क्योंकि कुछ मामले और कुछ मुकदमे पत्नी ने करके रखे होंगे और कुछ मुकदमे पति ने भी करके रखे होंगे। हाँ, समझदारी दिखाते हुए दोनों ने सेटलमेंट तो कर लिया, लेकिन उनका डिस्पोजल करने में भी 1.5 साल का लग जाएगा, क्योंकि म्यूचुअली तौर पे भी अगर जो डिवोर्स 13B में भी अगर जो फाइल करके अगर दोनों अलग होंगे तब भी उस साल भर से के आसपास तक समय अवश्य लगेगा, क्योंकि इससे पहले डिस्पोजल हो पाना संभव बिल्कुल भी नहीं है। और किसने आधार पे, मैंने पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि क्या क्या आधार है, रियलिटी में किस प्रकार कोर्ट की प्रोसीडिंग चलती है, और वास्तविकता को जानने के लिए आपको सबसे पहले कोर्ट प्रोसीडिंग जरूर वॉच करनी चाहिए। कि जो ये कहते हैं कि हम इधर पत्नी गई आज के दिन, अगले दिन हम मुकदमा फाइल करेंगे, तीसरे दिन पत्नी हमारे घर वापस आ जाएगी, या नहीं साथ रहना चाहते हैं तो उसका डिवोर्स हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन कोई तथ्य या कोई मामला सामने आता है, दोनों पक्ष कोई भी हो सकता है, मैं किसी पति या किसी पत्नी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी पक्ष हो, जब किसी को ये लगता है कि दोनों में से किसी को भी कि अब मुझे लड़ने में कोई फ़ायदा नहीं आ रहा है, इससे अच्छा है कि सेटलमेंट ही कर लेना चाहिए। पहले ये भी होता है कि शुरुआत में जब मुकदमा फाइल करना चाहते हैं तो पत्नी भी कहती है कि इतने लाख रुपए या इतने हज़ार रुपए हम उसको बतौर मेंटेनेंस हस्बैंड से हम क्लेम करेंगे और ये मिलेगा भी। हस्बैंड से क्लेम करने के लिए मेंटेनेंस फाइल कर दिया, फॉर द एग्जाम्पल मेंटेनेंस फाइल किया है, हमें 50,000 रुपये पर मंथ दिलाया जाना चाहिए, कोर्ट ने ऑर्डर किया है 2 लाख रुपये पर मंथ के हिसाब से वाइफ को अदा किया जाए बतौर मेंटेनेंस। अब वाइफ को उसमें क्या मिला, वो भी टाइमली मिलता नहीं है, उसको भी रिकवर करने के लिए उसका एग्जीक्यूशन फाइल करिए, तो कुल मिला के इतना ले दे के हमें जो 2,000 रुपये मिलने भी मंथली हैं वो भी नहीं मिल पा रहे हैं। उससे ज़्यादा हम एडवोकेट, काउंसिल और जो रास्ते के एक्सपेंसेस और कोर्ट के एक्सपेंसेस है उस पर हम खर्चा कर सकते हैं। तो जब ये पत्नी को लगता है कि हम किसी प्रकार से किसी भी तरीके से हम फ़ायदे में नहीं, हम उल्टा नुकसान में जा रहे हैं, तब वो कंप्रोमाइज़ की बात आती है। बात करें अगर जो उसमें फॉर द एग्जांपल 498 या जो अब 85 BNS हो गया है, उसमें अगर जो बात करें, मान लीजिए उन्होंने घर के परिवार वालों के 8 लोगों को FIR में नामजद करा दिया, चार्जशीट में लगते लगते वो पता चला 2 आदमी लगे। बात चार्जशीट फाइल करने से पहले साक्ष्य के अभाव में पहले से IO ने उनका नाम बाहर निकाल दिया है। अब बचे वो 2 व्यक्ति, 2 व्यक्ति में कितनी सज़ा करा पाएंगे। जो पत्नी ने जो आरोप लगाए थे FIR में, कई लोगों के बड़ी गंभीर अपराध लगाए थे, वो सारे गंभीर अपराध की जो श्रेणी थी, धाराएं थी, वो भी हट गई। जनरली तौर पे जो धाराएं बची, जनरली मारपीट की और ये गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी थी, 504, 506, जो कि अभी तक होता 323 में। इन तीनों धाराओं में कितनी सज़ा करा पाएंगे, कितने देर तक आप उसमें कहाँ हद तक लड़ पाएंगे, ये बताओ। और जो आप सोचते थे कि हम परिवार वालों को, पूरे घर वालों को हम जेल भिजवा दे देंगे, वो भी नहीं हो पा रहा। तो जब अल्टीमेटली मेरा कहने का सेंस ये है कि जब कोई भी पक्ष, दोनों में से किसी को भी, जब दोनों को लगने लगता है कि हमें लड़ाई करने में कोई भी फ़ायदा नहीं, हमें बैठ के कहीं भी किसी के पास भी हमें समझौता कर लेना चाहिए, सेटलमेंट कर लेना चाहिए। जो पत्नी है पहले कहते हैं कि मुझे 13 लाख रुपए मेंटेनेंस चाहिए, या बतौर एलिमनी मुझे पूरी लाइफ के लिए 14 लाख रुपए चाहिए, 20 लाख रुपए चाहिए। अल्टीमेटली जब वो 4 साल 5 साल जब बीत जाते हैं और जब कोर्ट की प्रोसीडिंग जो हकीकत से जब वो वाकिफ़ हो जाते हैं,
जब उनको ये लगता है कि हमें लड़ने में कोई फ़ायदा नहीं, तब वो 2 लाख या 3 लाख रुपए में सेटलमेंट हो जाता है। और इसके उपरांत भी पहले से जब किसी पक्ष को कोई बात, तो कोई भी पक्ष सुनने के लिए भी तैयार नहीं होता है। मैं ये पत्नी के लिए नहीं कह रहा हूँ, हस्बैंड से भी कहते हैं कि वो भी समझौता करनी चाहिए कि हाँ इतने लाख रुपए दे दो, तब भी वो कहता है नहीं मैं 1 रुपया नहीं दूंगा इसको। क्यों? क्योंकि पत्नी अपने आप गई है, अगर जो मैं रखना भी चाहता हूँ तो अपने आप घर में चले जाए, मैं उसको लेने बिल्कुल नहीं जाऊँगा। ना मुझसे बता के गई थी, ना मेरे साथ अब आना चाहती है। अगर जो आना चाहती है तो उसका स्वागत है, वेलकम, अपने आप घर में आके रहे आके। अब वो कस्टडी दूसरे में रह रही है, अपने मदर फादर के घर में रह रही है, अब वो बिना बताए वहाँ से कैसे आ जाए, क्योंकि उसका भी वहाँ से कहीं ना कहीं लगाव जुड़ा हुआ है। और इसी के साथ में अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये तो हो गए सेटलमेंट के बाद किस प्रकार आपसे सेटलमेंट करेंगे, क्या क्या क्वारी आएंगे, क्या क्या लीगल सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको फोकस कहाँ करना है। फोकस आपको ये नहीं करना है कि हम किस प्रकार कब मेंटेनेंस या कब सेटलमेंट हम करेंगे। फोकस आपको इस बात का रखना है कि आपको जल्दी से जल्दी निपटारा कैसे हो, कैसे आप अपने जो अचीवमेंट है, जो आपका मैटर हो, जो मैट्रिमोनियल केसेस हैं, उनको सॉल्व आउट कैसे किया जा सके, किस प्रकार आप या आपकी पत्नी दोनों लोग समझदारी से दिखाते हुए दोनों लोग सॉल्व आउट हो सके। सॉल्व आउट कहने का सेंस है या तो साथ रहने लगे या वो दोनों लोग डिवोर्स लेके जो भी मेंटेनेंस आप लोग तैयार करें, जिस पे भी आप एग्री हो, वो अपना अपना लेके अपने आप अपने घर में रहने लगें। लेकिन अगर जो आप केसेस भी लड़ रहे हैं, अभी आप प्री मैच्योर केसेस में हैं, तो उस स्थिति में आपको करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको अपने केसेस के स्टेटस के बारे में हमेशा आपको जानकारी रहनी चाहिए। आपका केस आज किस लिए फिक्स है, आज की कोर्ट की प्रोसीडिंग किस वजह से आज नहीं आगे बढ़ पाई है, आज की जो रिप्लाई फाइल हुआ था हमारी तरफ से या उसकी तरफ से, उसमें क्या क्या बिंदु नए आए हैं, किस बिंदुओं को उठा के उन्होंने रिप्लाई किया, क्या नए बिंदु उन्होंने इंक्लूड किए, इंटरम पे बहस हुई है या नहीं हुई है, अगर जो बहस हुई है तो ये कब हुई थी, या बहस नहीं हुई तो उस पर बहस होने के लिए भी कितना समय बचा हुआ, एविडेंस फाइल किया है आपने कि नहीं फाइल किया है, और एविडेंस अगर जो फाइल कर रहे हैं तो उसमें जरा हुई है कि नहीं हुई है। ये सब सारी चीज़ों को जानकारी आपको रखना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से केसेस लड़ पाएंगे। और हाँ, एक्टिव होकर जब आप केसेस लड़ पाएंगे तभी आपका कोई भला हो पाएगा। आप घर में बैठे रहें, फ़ोन पे काउंसिल से बात करते रहें, फ़ोन पे आप स्टेटस जानते रहें, ये संभव नहीं है। इस तरीके को अपना के आप अपने मामले को किसी भी तरीके से कहीं भी आप उसको जल्दी निपटारा नहीं करवा सकते। जब किसी तथ्य को, जब किसी फैक्ट को आप अगर सही से जानना चाहते हैं, उसके पीछे लगना पड़ता है, उसकी एक एक बात को आपको पॉइंट कर रख के आपको उसको पता करना चाहिए कि हमारे मामले में, हमारे केसेस में जो हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है। अगर सही हो रहा तो मच बेटर है, गलत हो रहा तो उसके पीछे गलतियाँ क्या है, क्या कारण, क्या रीज़न रहे थे, कोर्ट नहीं थी या कुछ और कारण थे, किस कारण के आधार पर जो आपको लॉसेस हुआ क्यों हो रहा है। तो इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सब सारी चीज़ें आप एक्टिव होकर कंसीडर करेंगे तो आपका मामला जो है जल्दी उसको मैच्योर होगा। क्योंकि बिना मैच्योर हुए किसी भी पक्ष में कोई भी सेटलमेंट नहीं होता है। मैं बार बार कह चुका हूँ, अगर जो आपको सेटलमेंट करना है तो आपको अपने केसेस को मैच्योर करना पड़ेगा, क्योंकि बिना मैच्योर हुए कोई भी फल भी नहीं मिलता है। ये आप भी जानते हैं, फल पकने के लिए उसको मैच्योर होना अति आवश्यक है। आज का वीडियो इतना ही है, मिलते हैं किसी और एक वीडियो में। तब तक के लिए अगर जो आपके मन में कोई भी, अगर जो कोई बिंदु पे आप हमसे जानकारी जानना चाहते हैं, संपर्क करने का माध्यम हमारे स्क्रीन पे है, आप फॉलो करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, वीडियो अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।